हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में। हाँ, मुझे पता है बहुत दिन से बाकी था ना, ये काम भी करना था अपन को, तो आज हम लोगों ने करना चालू किया है इसको। एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में बात करेंगे और हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में तो हम लोग बताएंगे एग्रीकल्चर के बारे में, सेकेंड जो हमारे जो क्रॉप का जो प्लांटेशन है उसके बारे में बात करेंगे। 3 क्रॉप के बारे में, राइस, व्हीट एंड पल्सेस, ठीक है। सारे नोट्स इसके भी रेडी है, मैं अपने नोट्स से ही आपको पढ़ा रहा हूं, इसी के लिए मैं आपको बोलता हूं कि आप नोट्स ले लो, अभी ले लो, वरना आपको फायदा, अगर 1-2 महीना बाद लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप नोट्स ले लो और उसके संग वीडियो वॉच करो तो आपको बहुत जल्दी सब कुछ याद हो जाएगा। वैसे तो मेरे पास लोगों का अच्छा फीडबैक आ रहा है कि वीडियोस में समझ में आ रहा है, लेकिन नोट्स के संग पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने उसमें चार्ट बनाए हैं, कोड्स डाले हैं, आपके लिए ईजी किया है। मेहनत किया है सर ने यार, थोड़ा बहुत कर लो, ठीक है। नोट्स के लिए आपको बैकबेंचर्स एकेडमी का आप देखो, उसमें कमेंट करो, ठीक है। उसमें backbenchers.mayanksir@gmail.com अपना ईमेल है और आप उसमें ईमेल करो, वहां पर आपका थोड़ा सा प्राइस लगेगा, इट्स नॉट फॉर फ्री, ठीक है। पहले बोलते रहा हूं, फ्री नहीं है, एक मिनिमम प्राइस है, वो लगेगा, आप ले लो और जितनी जल्दी ले लोगे उतनी जल्दी ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाद में लेके कोई फायदा नहीं है, पूरा यूज करो यार अगर पैसा स्पेंड कर रहे हो तो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। सिलेबस बहुत छोटा हो गया हम लोग का अभी, तो हम लोग का कैश क्रॉप्स नहीं करना, हम लोग को बहुत छोटा पढ़ना है। ये हम लोग 2021 के हिसाब से ही कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए फिर मैं और थोड़ा सा एक एडिशन इसमें पार्ट 3 ऐड कर दूंगा। तो हम लोग को पढ़ना सबसे पहले इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स, ठीक है। रिफॉर्म्स भी बहुत डिटेल में नहीं दिया, थोड़ा बहुत है, ठीक है। एग्रीकल्चर सीजन के बारे में पढ़ना है, रबी, खरीफ एंड जायद, 3 सीजन है। अच्छा, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल रिक्वायरमेंट, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। खाली 3 क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, राइस, व्हीट एंड पल्सेस, ठीक है। तो ये जो वीडियो है स्पेसिफिक है 2021 के लिए, और 22 के लिए डरो मत, घबराओ मत, मैं एक और पार्ट उसमें बाद में ऐड कर दूंगा जिसमें हमारा फूड क्रॉप्स होगा। तो चलो बात करते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की क्या जरूरत है? अरे बाप रे बाप, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो भैया पेट कैसे भरेगा? पापी पेट का सवाल है, ठीक है ना। तो हम लोग तो इंडिया बेसिकली एग्रीकल्चरली कंट्री है, हम लोग का तो एग्रीकल्चर मेन है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, है ना, अपन को तो पता ही है। तो एग्रीकल्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा हाथ है। हम आस्ते आस्ते इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जा रहे हैं, पर हमको पता है कि हमारा एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारी इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, सबका पेट भरना है, तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करीब 70% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हमारे जो गांव के 70% पॉपुलेशन है वो किसी ना किसी तरह से वन वे और दी अदर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कोई किसान है तो कोई ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। कोई किसान के लिए दुकान खोल के रखा है फर्टिलाइजर की, माने किसी ना किसी तरह से जितने भी काम है ना वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। 70%, माने गांव के अगर 100 आदमी हैं उसमें से 70 आदमी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। आई एम सॉरी, agriculture is the important sector of Indian economy as it contributes about 25% of the total GDP। हमारा इंडिया का अगर 100 रुपया का जीडीपी है तो उसका 25 रुपीज एग्रीकल्चर से आता है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंस हो जाता है। एंड ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 60% पॉपुलेशन इन इंडिया। सब भारत की पॉपुलेशन का 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं? सोच के देखो, एग्रीकल्चर, हमारे किसान, जय जवान जय किसान, हमारे किसान भाई जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो आज खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, पेट भर रहा है हमारा, ये हमारा एग्रीकल्चर के कारण ही है। तो अगर हम लोग इसको एक तो कोड में डाल दे, तो मैंने बनाया है एम बेस्ट, माने एग्रीकल्चर एम बेस्ट, मैंने एक तो कोड बनाया है, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा एम बेस्ट माने आई एम बेस्ट या एग्रीकल्चर इज बेस्ट। जैसे भी एम बेस्ट, एम से मयंक सर भी हो सकता है, अपनी तारीफ क्या करूं, क्या, ठीक है चलो। तो एम बेस्ट, BEST, ठीक है। तो बी से अगर हम बात करें सबसे पहले तो क्या होता है बी से, आप लिख सकते हो इट इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, है ना। हमारा एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है। अभी हम लोग देखा इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबका इनकम उससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, हमारा जीडीपी जुड़ा हुआ है, तो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है ही डेफिनेटली, ठीक है। अगर हम ई से बात कर ले तो हमारा ये थोड़ा बाद में आता है, ठीक है, क्योंकि ई हमारा, मैंने थोड़ा सा अरेंज किया हुआ एक्रोनियम को, तो हमारा, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं एस पर, ठीक है। तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेनी की इंडस्ट्रीज। अब आप देखो एग्रीकल्चर जो हम करते हैं, जैसे हमारा कॉटन इंडस्ट्री हुआ, हमारा जूट हुआ, हमारा टी, कॉफी, ये सब खास करके जितने फाइबर प्लांट्स है, हमारे शुगर केन, ये बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर ये इंडस्ट्री है तो ये इंडस्ट्री है,
ठीक है। तो इट इज द सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेनी की इंडस्ट्रीज, ऐसा आप लिख सकते हो, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। फिर अगर हम बात कर ले टी से, ठीक है, टी की बात कर ले तो हमारे इंडिया इज वेरी लकी, हमारे दो प्रोमिनेंट ग्रोइंग सीजन है। हमारे इंडिया के दो एग्रीकल्चर के प्रोमिनेंट सीजन है, आपको पता है, रबी और खरीफ। एक और हमारा सीजन है जायद, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन हम शायद हम इंडियंस इतने लकी हैं कि भगवान ने हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी कि हम 2 बार फुल फ्लेज एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो क्योंकि 2 ग्रोइंग सीजन है, यूज करते हैं इसी के लिए एग्रीकल्चर हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल रीजन हो जाता है कि हम एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वेस्ट करें। अब फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग बात करें एम से, तो इट क्रिएटेड अ मार्केट। अभी एग्रीकल्चर भी एक खेती के कारण बहुत सारे मार्केट्स डेवलप हो गए। आप लोग कैसे, अच्छा खेतों में ट्रैक्टर लगता है ना, तो ट्रैक्टर तो खरीदना पड़ेगा ना किसी से, तो किसी को तो बेचना पड़ेगा। तो अगर कोई बेचेगा ट्रैक्टर्स को तो उनका तो मार्केट क्रिएट हो रहा है ना। खाली ट्रैक्टर्स नहीं, हार्वेस्टर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, आजकल तो हम इतना सारा क्या नाम है इरिगेशंस करते हैं, तो इतने सारी टेक्निक जो आ गई हैं जिसके कारण हमको चीजों की जरूरत पड़ती है, वो चीजें तो मार्केट से लेनी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो क्रिएट करनी पड़ेगी। फर्टिलाइजर हुआ, पेस्टिसाइड्स हुआ, इंसेक्टिसाइड्स हुआ, ये सब हमको लेने पड़ेंगे, तो इसके लिए इंडस्ट्री खड़ी होंगी। तो इसका मतलब अगर एग्रीकल्चर है तो ये सारी इंडस्ट्रीज है, तो एग्रीकल्चर के कारण इतनी सारी मार्केट क्रिएट हो गया है, तो ये भी एक एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और आपको मालूम है ना खास बात कि हम लोग एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं, है ना। जैसे हमारा कॉफी हुआ, हमारा टी हुआ, हमारा मैंगोज। अल्फांसो कौन कौन खाता है, जल्दी बताओ तो, कौन कौन खाता है अल्फांसो? नहीं मिलता है अल्फांसो हम लोग को, सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। जो बचता है वो बहुत महंगा होता है। बहुत सारी वैरायटी ऑफ टी है जो इंडिया में रहती नहीं है, एक्सपोर्ट हो जाती है, उससे हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, ठीक है। हम लोग को तो सब बची कुची चाय पत्ती हम लोग पीते हैं जनरली, अपन मिडिल क्लास लोग सब ऐसे ही है। तो हमारी जो इंपॉर्टेंट जो सबसे अच्छा टी होता है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम सबसे अच्छा मैंगोज होता है हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसका रीजन सिंपल है कि हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, भाई पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एम से अगर बात हो गया मार्केट के, तो आप देख लो BEST, तो मैंने आपको फिर से बता दूं क्यों बनाऊं। एम से मार्केट क्रिएट करता है, बी से बैकबोन है, ई से हम लोगों ने बात की एक्सपोर्ट, एस से हम लोगों ने बात किया कि सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, और टी से हमने बात किया 2 ग्रोइंग सीजंस, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ओके। अब हम लोग अगर बात कर ले कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये हम लोग को करना नहीं है सेलिएंट फीचर्स, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपके कॉमन सेंस के लिए, हमारे एग्रीकल्चर की क्या खास बात है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, ठीक है। अभी भी हमारा काफी डिपेंडेंस है मॉनसून में। वो गाना सुना ना, घूमर घूमर गिरे आए बदिरा, लगान पिक्चर देखा ना, उसमें गाना है, तो वो बेचारे देखो पहले नाचते गाते रहते हैं कि बादल आएंगे बादल आएंगे, फिर बादल चले जाते हैं बेचारे एकदम ऐसे ही रह जाते हैं। तो डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, लेकिन जब इंडिया क्रिकेट मैच जीतता है ना तो फिर बादल आते हैं, सब बरसते हैं, इंडिया को डबल फायदा हो जाता है। मूवी है भाई, चलो कोई बात नहीं। तो अभी भी हम लोग का बहुत इरिगेशन हम कर रहे हैं, पर अभी भी हमारा एग्रीकल्चर बहुत जगह मॉनसून पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एक और हमारी खास बात क्या है एग्रीकल्चर की, कि वैरायटीज ऑफ क्रॉप, ये भगवान का बहुत बड़ा देन है इंडिया को कि हमारे पास ऑलमोस्ट 75% जो वेजिटेबल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, वर्ल्ड में जितने 100% टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, उसमें से करीब 60-70% वेरिएशन क्या नाम वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हम लगा सकते हैं, ठीक है। फूड क्रॉप हमारे यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैश क्रॉप्स के लिए, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि हम लोग को खाना जरूरी है, कॉटन बाद में ले लेंगे, लेकिन पेट भरना है, हमारी इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, इसका पेट भरना है। तो हमारा एग्रीकल्चर फूड क्रॉप इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस देन कैश क्रॉप। बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका की बात कर ले, उनके लिए कैश क्रॉप ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड क्रॉप से, हमारा उल्टा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम सीजन की बात करें तो 3 मेन क्रॉप सीजन है इंडिया के। कौन से 3 मेन क्रॉप सीजन? खराब नहीं, खरीफ। लेकिन मैं खराब क्यों बोल रहा हूं, कोई तो बात होगी, बताऊंगा, ठीक है। तो खरीफ, रबी एंड जायद 3 सीजन है हमारे मेन, जिसमें हम एग्रीकल्चर क्रॉप लगाते हैं। आप जानते हो जब मैं छोटा था मैं हमेशा भूल जाता था कि खरीफ का सीजन कौन सा है, रबी का कौन सा है, बहुत कोशिश करता था याद करने के लिए, तो याद नहीं होता था। तो एक दिन मैंने एक तो कोड बना लिया अपना कि खरीफ मतलब खराब, है ना, खराब सीजन। मेरे को ऐसा लगता है ये खरीफ जो नाम है ना, खराब से आया, खराब सीजन। खराब सीजन क्यों है? क्योंकि खरीफ के लिए किसानों को ग्राउंड प्रिपेयर करना पड़ता है अप्रैल मई में। माने आपको ये प्लांट अगर आपको एक क्रॉप लगाना है तो आपको खेतों में जाना पड़ेगा अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जब सूरज बहुत गर्म होता है ना, तपता हुआ सूरज, खराब। इसी के लिए मैंने ये कोड बनाया, खराब सीजन है, कि आपको ग्राउंड प्रिपेयर करने का पड़ना पड़ेगा अप्रैल मई में, और आपको लगाना पड़ेगा, सोइंग मंथ जो है वो हमारा जून है, ठीक है। सब खराब चल रहा है। सोचो अप्रैल मई की गर्मी में किसान बेचारे ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कौन सा अच्छा सीजन है? खराब सीजन है, खरीफ सीजन है,
ठीक है। तो अप्रैल मई में हमको उसका ग्राउंड प्रिपेयर करना पड़ता है, जून में हम ये प्लांट लगाते हैं और हार्वेस्ट इसका होता है नवंबर के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो खराब सीजन आप याद रखो, खराब सीजन है, ठीक है। ये मेजर क्रॉप इसमें कौन सा होता है? राइस, क्योंकि राइस को बारिश का पानी चाहिए। मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, सीसम, ग्राउंडनट, पल्सेस एंड जूट, ये सारे हमारे खराब के क्रॉप्स हैं, ठीक है। याद रहेगा ना खरीफ? खरीफ कैसे याद रहेगा? खराब से। आओ अप्रैल मई में खोदो, धूप आ रही है ना। रबी सीजन, रबी का मतलब क्या होता है? सूरज, ठीक है। तो रबी हम लोग कब अच्छा लगता है? सूरज हम लोग कब अच्छा लगता है? विंटर्स में, है ना। रबी हम लोग अच्छा लगता है विंटर्स में। तो उसका ग्राउंड प्रिपेयर होता है एंड ऑफ अक्टूबर और स्टार्ट ऑफ नवंबर में। कौन काम करना नहीं चाहेगा यार? सुबह सुबह ठंडी पड़ी है, तुमको पता है ना नॉर्थ इंडिया में कितनी ठंडी पड़ती है ना। आप सोचो पंजाब और हरियाणा के किसान, है ना, अक्टूबर और नवंबर में तो मजा आ जाता है ना काम करना, धूप में एकदम खेत जोत रहे हैं भाई साहब, ठीक है, एकदम निकल रहा है एकदम सरसों का साग, है ना, मस्त मक्के की रोटी। तो रबी का जो ग्राउंड प्रिपेयर होता है वो हम लोग का अक्टूबर और स्टार्ट ऑफ नवंबर में होता है। याद रखना, रबी गुड सीजन, सूरज का सीजन है, एंजॉय करते हैं धूप को। इसका सोइंग मंथ जब लगाते हैं नवंबर दिसंबर, अरे वाह मजा आया था ना। दिसंबर का महीना में एकदम मस्त धूप गिर रही है, उसमें हम लोग क्रॉप लगा रहे हैं। आजकल तो बहुत मैकेनाइज्ड हो गया है लेकिन फिर भी, ठीक है। और हार्वेस्ट हम लोग उसको मार्च में कर लेते हैं, तो पूरा गर्मी में घुसते नहीं है। तो रबी क्रॉप अच्छा है। रबी मतलब सूरज, सूरज माने सूरज को जब हम प्यार करेंगे, सूरज हुआ मध्यम, ठीक है। तो एंड ऑफ अक्टूबर, स्टार्ट ऑफ नवंबर, नवंबर, दिसंबर और मार्च, ठीक है। मेन क्रॉप्स इसके हैं बार्ली, ज्वार, ग्राम, ऑयलसीड, टोबैको एंड व्हीट। तो आप याद रखना, हम लोग को याद रखना है। तो रबी जो राइस जो है वो खरीफ, खराब नहीं है लेकिन खरीफ सीजन है, और व्हीट जो है हम लोग का रबी का क्रॉप है। और जायद की अगर बात कर ले तो जायद हम लोग का इसके दोनों के बीच में जो महीना पड़ता है ना गर्मी का, माने ये दोनों के बीच का एक महीना पड़ता है हम लोग का, माने तुम सोच लो अक्टूबर करीब, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के बीच का जो महीना माने, और थोड़ा पहले समर मंथ माने जून का बात, जून से जुलाई के बीच का जो महीना है वो जायद का महीना है, जो इन बिटवीन काम करता है। और उस टाइम में भी हम राइस लगाते हैं, मेज लगाते हैं, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, खूब सारे वेजिटेबल्स उगाते हैं उस टाइम में, और फ्रूट्स, ठीक है। ये सब जायद के सीजन में हम लगाते हैं। समझ में आ गया बात को? अब तुमको पता है ना भाई साहब, जहां पर एडवांटेज होगा वहां डिसएडवांटेज भी होंगे, है ना। तो अगर हमारे एग्रीकल्चर इतना हमारा इंपॉर्टेंट है तो प्रॉब्लम्स भी होंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम के लिए मैंने एक तो कोड बनाया है, स्पेशल हेल्प फेल्ट। क्या? स्पेशल हेल्प फेल्ट। ये सारे कोड्स आपको तभी याद होंगे जब आप नोट्स से पढ़ोगे। मैंने आपके लिए ही बनाया, इतनी मेहनत की है जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। अगर आप 4-5 चैप्टर भी आईसीसी में 5 चैप्टर भी ज्योग्राफी करके जाओगे अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छा चांसेस है 90 से ऊपर मार्क्स आ जाएगा। तो आपको ये मेरे वीडियोस, मेरे नोट्स के संग पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एनर्जी का सबसे पहले एसपीएस से स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे जो खेत है वो दिन पर दिन छोटे होते जा रहे हैं। अब तुम बोलेगा सर लैंड तो डेप्रिसिएट नहीं होता है, छोटे कैसे हो रहे हैं? तो छोटे ऐसे हो रहे हैं कि मेरे दादाजी करोड़पति थे, ठीक है, दादाजी करोड़पति थे, उनके पास 100 एकड़ जमीन थी, ठीक है। फिर उनके 4 बच्चे थे, 4 लड़के, चाचा ताऊ जी। अब उन चाचा ताऊ में जनरली इंडिया में कम पड़ता है, ठीक है। तो वो 100 एकड़ जमीन को उन्होंने 4 चाचा भाई लोग में बांट दिया, तो सबके पास 25 एकड़ 25 एकड़ 25 एकड़ 25 एकड़ आ गया, छोटी हो गई। अब हर चाचा के 4 लड़के, ताऊ जी के भी 4 लड़के, पापा के भी 4 लड़के, उनके भी 4 लड़के, तो वो 25 एकड़ जो है वो 4-4 एकड़ में फिर डिवाइड हो गया, तो सबको 6-6 एकड़ मिल गया, ठीक है। फिर उन सबके भी 2-2 बच्चे ठीक है, फिर 6-6 एकड़ 2-3-3 एकड़ में डिवाइड हो गया। और अब जो 3-4 उसके बाद हम लोग का जमीन बचा ही नहीं, तो हमारी जमीन स्मॉल होती जा रही है, ठीक है। और ऊपर से लड़ाइयां इतनी हैं तो सब लोग अपना बैरिकेड लगा देते हैं, जमीन पे अपना फेंस लगा देते हैं, जिसके कारण और छोटी होती जा रही है। अब आप एक बात याद रखना कि एग्रीकल्चर अच्छा तभी होगा जब स्पेशलाइजेशन होगा। माने एक लंबे एरिया में अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो हमको हर चीज सस्ता पड़ेगा ना। हम ट्रैक्टर भी भाड़ा पे लेके आ सकते हैं, अगर हमारे पास है तो कोई बात नहीं है। अगर हम रेंट पर भी लेके आते हैं तो हम लंबा एरिया को शो कर सकते हैं, तो हमारा कॉस्टिंग कम पड़ेगा। लेकिन बिकॉज ऑफ स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हमारा कॉस्ट काफी बढ़ जा रहा है, तो हमारे क्रॉप काफी महंगे होते जा रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 जो हमारा प्रॉब्लम है वो है पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स। ये पहले क्या होता था ना, हमारा जो एग्रीकल्चर था वो सबसिस्टेंस फार्मिंग था, मतलब हम अपने लिए उगाते थे। हमने अपने खेत में अपने लिए 100 बोरा गेहूं उगा लिया, ठीक है। अब 100 बोरा गेहूं में से सपोज कर लो 20 बोरा या चलो 30 बोरा गेहूं में अपने घर के लिए रख लिया, ठीक है, कि सारे साल यूज आएंगे। और 10 बोरा मैंने रख दिया स्टोर रूम में, जिससे अगले साल ये सीड को वापस से लगाना पड़ेगा लैंड पे, ठीक है। अब 1 साल तक अगर आप सीड को रखोगे और आपके पास कोई प्रिजर्व करने का सिस्टम नहीं है, और रैट्स तो घर में होते ही हैं,
तो वो सीड्स खराब हो जाएंगे। उस सीड्स को जब अगली साल आप प्लांटेशन में यूज करोगे तो उससे हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा। तो इसके कारण क्या है ना, हमारा पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स के कारण हमारा एग्रीकल्चर भी काफी पुअर होता है। लेकिन आजकल हम लोग HYV सीड्स यूज करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक है स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, हमारी लैंड होल्डिंग छोटी होती जा रही है। नंबर 2, हम पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स यूज करते हैं। ठीक है, सीड्स हमने बोया एकदम मरे हुए और फिर हम भगवान से प्रे करते हैं कि हमारा क्रॉप अच्छा हो, कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे H से हम बात कर ले, हेवी रेन कॉज हेवी सॉइल इरोजन, कभी कभी इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है जिससे पूरा सॉइल इरोजन हो जाता है। ई से अगर आप बात करें, इरेटिक रेनफॉल, समटाइम्स रेनफॉल इज टू लिटिल। इरेटिक का मतलब ऐसी जगह में कभी कभी माने जहां हर 5 साल से बारिश हो रहा था, इस साल बारिश ही नहीं हुआ। हमारा मॉनसून बहुत इरेटिक है, आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि इस साल हुआ है तो अगली साल भी होगा, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। तो हेवी रेनफॉल के कारण भी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी इरेटिक रेनफॉल है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। उसका एल से अगर हम बात करें, लैक ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हमारे पास फर्टिलाइजर क्या है, मैन्योर क्या है, वही हमारी जो गाय है माता का काउडंग है, वो हमारे लिए भगवान की देन है, उसी को हम यूज करते हैं। लेकिन उससे नहीं होगा, अपन को साइंटिफिक होना पड़ेगा, मैन्योर और फर्टिलाइजर का क्वालिटी हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। फिर पी से पेस्ट एंड डिजीज, क्योंकि हम लोग पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते, बहुत सारे वीड्स उग जाते हैं, अननेसेसरी प्लांट्स उग जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं पौधों में, उसके बाद हमारा कोई इलाज नहीं होता तो हमारे पूरे प्लांट्स मर जाते हैं। ठीक है, फिर एफ से अगर हम लोग बात करें, कहीं फ्लड, कहीं ड्राउट, कहीं धूप, कहीं छांव, कहीं पे इतना फ्लड हो गया कि डूब के मर रहे हैं लोग, कहीं इतना माने सूखा है कि लोग प्यासे मर रहे हैं, तो ये हमारा एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर ई से अगर हम बात करें, एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड, लोगों के पास कुछ है ही नहीं खाने को, तो वो लोग लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, वो चाहते हैं पूरा धरती फाड़ के निकाल लें, हर वक्त क्रॉप करते रहे, उनको फर्टिलाइजर नहीं देते हैं, लैंड से खाली जोतते ही रहते हैं, क्रॉप निकालते ही रहते हैं, उसको टाइम नहीं देते, उसको रेप्लेनिश नहीं करते, फर्टिलाइजर नहीं डालते, तो बेचारा कब तक हमारी धरती मां हमको खाना देगी। अरे उनको भी तो ब्रेक चाहिए भाई, तो हम लोग ब्रेक देते ही नहीं है। खरीफ खत्म नहीं हुआ, जायद खत्म नहीं हुआ, रबी, फिर रबी खत्म नहीं हुआ, फिर खरीफ खत्म नहीं हुआ, फिर जायद खत्म नहीं हुआ, फिर रबी। कितना प्रेशर है लैंड के ऊपर में, तो एक्सेस प्रेशर ऑन लैंड है, लो यील्ड, और इसके लिए हमारा यील्डिंग पर हेक्टर भी बहुत कम होता है, जिससे हमारा कॉस्ट बढ़ता है। और फाइनली ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग, जो दादाजी काम कर रहे थे वही पापा कर रहे हैं, वही अगर मैं करूंगा तो कैसे होगा। हम लोग को तो नया साइंटिफिक मेथड, पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, हम लोग एजुकेशन चाहिए जिससे हम नए नए मेथड यूज करें। कुछ रिफॉर्म्स आए हैं हमारे, अगर रिफॉर्म्स कर ले, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडियन एग्रीकल्चर में आए हैं, काफी इंडियन एग्रीकल्चर सुधर गया पहले से। ठीक है ना, आजकल हम लोग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कर रहे हैं, जो छोटे छोटे होल्डिंग्स हो रहे हैं, हम लोग किसानों को बात कर रहे हैं कि आप लोग अपनी होल्डिंग्स को ज्वाइन कर लो, अपने लैंड को मिला लो, जिससे हम एक ह्यूज एरिया में कल्टीवेशन कर सके। ठीक है, कोऑपरेशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रिफॉर्म जो हम लोगों ने किया था वो है अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम जो हम लोग के पूरा कब्जा कर ले रहे थे, उसको हमने अबॉर्ट कर दिया है, अब वो सिस्टम अवेलेबल नहीं है, इसके कारण काफी लैंड रिफॉर्म्स हो रहे हैं। फिर हम लोग का ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है, व्हाइट रेवोल्यूशन आ गया है, हम लोग थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए हमारा, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड एंड साइक्लोन। आजकल इंश्योरेंस हो जाता है, आपके फार्मर को एक तो स्कीम मिलती है कि वो अपनी खेती को इंश्योर करा ले, तो अगर नुकसान होगा तो फार्मर को इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा। और एमएसपी के बारे में तो आप जानते हो, अभी चर्चा चल रहा है इंडिया में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इट इज अ प्राइस जिसमें गवर्नमेंट रेडी है फार्मर लोग का क्या नाम है क्रॉप खरीदने के लिए, इन केस वो लोग कहीं और नहीं बेच पाए। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आजकल हम लोग HYV सीड्स यूज कर रहे हैं, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटीज। ठीक है, और हम लोग आजकल ट्रैक्टर्स यूज कर रहे हैं, इरिगेशन यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन आपने 9 में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ा है, तो अपन बेसिक डिटेल में नहीं जा रहे। और व्हाइट रेवोल्यूशन जो है दैट इज अबाउट मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कैटल्स अच्छे हो, जैसे हमारे इंडिया में दूध की कमी नहीं, दूध की नदियां बहा रहे हैं इंडिया में, तो उसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, दैट इज डिपेंडेंस ऑन मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है एग्रीकल्चर के। इसके बाद हम लोग को 3 क्रॉप को डिस्कस करना है, वो हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे, कोशिश करेंगे आज ही अपलोड कर ले। ओके, चलो बाय, नोट्स ले लो, बहुत जरूरी है। बाय बाय।